नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं चौधरी अब्दुल गफूर गुजर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी बेबहा रहमतों और बरकतों से नवाजे। अल्लाह ताला आपको आपकी फ़ैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ माल जान में जो है ना हमेशा इजाफ़ा फरमाए, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं आज जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। मेरी काफ़ी सारी लायर बरदरी जो कि पाकिस्तान में कम से कम हज़ारों की तादाद में है, बल्कि इवन दैट लाखों के करीब पहुँच गई है। तो मैं अपनी बरदरी को मुबारकबाद देता हूँ। बल्कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, हमारे लीडर हैं, वकला के लीडर्स हैं, उन्होंने वकला नुमाइंदा होने का हक़ अदा कर दिया है। वकला नुमाइंदे लॉ मिनिस्टर्स पहले भी रहे हैं। लॉ मिनिस्टर्स लीडर्स वकला में से जनरल अटार्नी जनरल्स और बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, काफ़ी सारे वकला रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने इस टॉपिक के ऊपर, इस इश्यूज़ के ऊपर लॉयर कम्युनिटी की इस जो नीड थी उसको जो है ना इस तरह उजागर नहीं किया। प्रॉपर लेजिस्लेशन फरमा दी है और उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी के साथ हाउस ने, सेनेट ने भी, बल्कि नेशनल असम्बली में पहले पास हुआ और उसके बाद सेनेट ने भी मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास कर दिया है। तो मैं तमाम अपने वकला भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुबारकबाद पेश करने के बाद ये जो बिल है, जो अब एक्ट की शक्ल में बन गया है, तो ये इसका नाम होगा जी दी लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी, 2023। तो इसमें डेफिनेशंस तो क्लासेस तो होती हैं, हर जगह पे होती हैं कि इसमें कौन सा एक्ट होगा, क्या क्या होगा। तो इसे मोटे मोटे जो चीदा हैं उसको मैं आपकी नज़र करूँगा जी। सेक्शन 3 है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी वकला के साथ, कोई वकील के साथ जो है ना वो कोई इशू बनता है जिसमें वकील की रेपुटेशन भी हो सकती है, वकील के साथ अदर्स ऑफेंसेस भी हो सकते हैं, तो होगा तो फिर वो उसकी सज़ा क्या होगी। ठीक है जी। इसके ऊपर पनिशमेंट्स का, ऑफेंसेस ऊपर पनिशमेंट्स का ये जो है ना चैप्टर है। इसमें जो सज़ा है वो यानी कि 3 साल है और फर्दर 1 साल का इजाफा है इसमें। ठीक है जी। सेक्शन 3 ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स के ऊपर है। इन्वेस्टिगेशंस कौन करेगा, इसको सेक्शन 4 डील करता है। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट कैसे बनेगी, ये सेक्शन 5 डील करेगा। और उसके बाद जुरिस्डिक्शन होगी। ठीक है। और ट्रायल होगा, जॉइंट ट्रायल होगा। और उसके बाद प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो प्रिविलेजेस क्या होंगी, वकला को क्या मिलेंगी। ठीक है जी। हेल्थ फैसिलिटी और उसके बाद फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो हमारे पहले जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको डिस्कस किया गया है। यानी कि सबसे बड़ी बात है वकला के लिए वो है शहदा पैकेज। यानी कि वकला कम्युनिटी के लिए कम से कम उनके बच्चों के लिए एक सहारा है। ठीक है जी। और बकायदा रूटीन में लेजिस्लेटिव सेक्शंस है। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जो है ना अपना आज़म नज़ीर तारड़ साहब का। उन्होंने वकला कम्युनिटीज़ के लिए कम से कम इस लेवल पे तो किया है। तो अब मैं चलता हूँ जी, ये सारे इश्यूज़ डिस्कस कर लिए कि वकला को क्या क्या मिलेंगे, वो डिटेल के साथ कहता हूँ। वकील एक प्रोफेशनल है। ठीक है जी। वकील के प्रोफेशन में काफ़ी सारे मामलात हैं। जैसे डॉक्टर है। ठीक है जी। डॉक्टर को 1 साल तक के हाउस जॉब दिया जाता है, वो भी प्रोफेशनल है। इसी तरह इंजीनियर है, इंजीनियर्स को भी प्रिविलेजेस हैं। इवन दैट सहाफ़ियों की भी कॉलोनी मौजूद है जो है ना, काफ़ी सारियाँ हैं। वकला के लिए जो है सरकार ने इन प्रोफेशनल्स को यानी कि सब ने लिए। वकला के लिए हर तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे वकला कॉलोनीज़ के ऊपर भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए थी। ठीक है जी। ये मेरी अब डिमांड है बीइंग वकील होने के नाते से अपने फेडरल मिनिस्टर से कि ये भी इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए या इसके ऊपर कोई रूल्स फ्रेम होने चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद कंपनीज़ को तो दे दिया कि एक एडवाइजरी या जो भी है उसमें 25-30 हज़ार की बात है। सरकार पहले 2 साल जो अप्रेंटिसशिप के होते हैं वकील के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक किस्म की अप्रेंटिसशिप होती है, तो उसके लिए सरकार को चाहिए
कि वकील को कोई जो है ना अप्रेंटिसशिप फ़ीस होनी चाहिए उसकी पर मंथ, जो उसको मिले 2 साल तक के लिए। उसके बाद वो उसको समझ आ जाती है कि वकालत कैसे करनी है और मैंने फील्ड कौन सी ज्वाइन करनी है, मैंने जुडिशरी में जाना है, मैंने एग्जेक्टिव में कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करना है, या मैंने किसी और जगह पे जाना है। तो ये जो है ना वो अपना एक वकील अपनी फील्ड चॉइस 2 साल के अंदर अंदर कर लेता है, या मैंने वकील ही रहना है, ठीक है जी, अपनी फील्ड ऑफ प्रैक्टिस वो अडॉप्ट कर लेता है। फिर जो है ना कोई LLM कर लेता है, कोई किसी जो है ना थ्रू प्रैक्टिस सिनेरियो में आकर कोई सिविल करता है, कोई बैंकिंग करता है, कोई जो है ना ड्रग करता है, कोई नैब करता है, या जो भी हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करता है। तो फिर वो ऐसा ऐसा उसकी स्पेशलाइजेशन वकील की स्टार्ट हो जाती है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए मैक्सिमम जो प्रैक्टिस फील्ड ऑफ प्रैक्टिस में। जैसे एक डॉक्टर्स की होती है, यानी कि वो ऐसा ऐसा वो अगर 1 साल का उस जॉब ना हो तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो पहला साल। तो इस चीज़ को गुजारने के लिए, इस पीरियड से गुजारने के लिए कम से कम वकील की एक हेल्प होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब इस कानून से पहले मैं एक बात करता जाऊँ जाना, हमारे बार काउंसिल्स को ये इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन करनी चाहिए। हमारे लॉ ग्रेजुएट्स बार काउंसिल का लाइसेंस लेके अपने कारोबार कर रहे होते हैं, अपने बिज़नेस कर रहे होते हैं, ठीक है जी, और फिर आके उधर से पैसा कमा के हमारे ही काफ़ी सारे हैं ऐसे, जैसे हमारे अब मैं बात नहीं करता, हर जगह पे हैं, मैं एक जगह का क्या करूं कि बिजनेसमैन आके सदर और सेक्रेटरीज यानी कि हमारे जो ओहदे हैं वो भी वही गेन कर ले जितने जो है ना वो करते हैं और अपने मुफादात निकालते हैं हमारी आड़ में। तो जब ये एक्ट का जहाँ वकील को फ़ायदा होगा वहाँ वकील को नुकसान भी होगा, ठीक है जी। जो प्रिविलेजेस हैं उनका फ़ायदा जो बिजनेसमैन वकील की वर्दी में चुप के बैठा है, ठीक है, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो उसको भी फ़ायदा होगा, ठीक है जी। ये सारा सिलसिला जितने भी वकील के साथ जो हो रहे होते हैं उनमें मैक्सिमम यही लोग हैं, ठीक है जी, जिनको हम कर कुछ नहीं सकते, सियासत की नज़र में जो है ना हम आंखें बंद कर लेते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। जो डॉक्टर है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि डॉक्टर वो खास सरकार का हो या प्राइवेट क्लिनिक हो, वो डॉक्टर कर रहा होता है। जो इंजीनियर है वो इंजीनियर साइड पे बिल्कुल जा चुका होता है। लेकिन वकील एक ऐसा शोबा बन गया है जहाँ पे वकील एक दबदबे के लिए, एक रोब के लिए, एक वो जो है ना अपने कारोबार की प्रोटेक्शन के लिए जो है ना लॉ कॉलेजेस इतने हो गए हैं कि मैं कहता हूँ कि कोई क्राइटेरिया नहीं, डॉक्टर्स के लिए क्या मेरिट का क्राइटेरिया नहीं है। अब डॉक्टर का मेरिट का क्राइटेरिया है, इंजीनियर का है, क्या वकील का नहीं मेरिट का क्राइटेरिया होना चाहिए? वकील के लिए भी उस लेवल पे मेहनत होनी चाहिए ताकि काबिल वकील इस प्रोफेशन में आए। तो ये सारी चीज़ें मैं बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर ये मैं मज़ीद डिस्कस करूँ तो मैं अब इस बिल के ऊपर अपने दोस्तों को बाकायदा तौर पे मैं अपने जो है ना माजरत के साथ जो मैंने बातें की हैं उनके लिए मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस फील्ड से हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते और वो सारा कुछ करते हैं, तो मैं उनकी इससे माजरत करता हूँ। लेकिन मैंने जो मेरे दिल की बात है वो मैं तो उनको भी पता है, मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये बात जो थी उसकी इन्फोर्समेंट ऑफ की, तो कि इसमें क्या क्या है वकील प्रोटेक्शन बिल में, तो मैंने डिस्कस कर दिया है कि वकील को एक तो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है जी, ग्रेड 18 के बराबर जो है ना उसकी फैमिली को और उसके मदर्स को और उसको जो है ना एक पैकेज होगा जो है ना बड़ा अच्छा पैकेज है। फिर कंपनीज़ में, ठीक है जी, कंपनीज़ में ये है कि उनको लीगल एडवाइज़रशिप जो है ना वो दी जाएगी, यानी कि वो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो कि अपनी कंपनी में वो लीगल एडवाइज़रशिप ना रखे, ठीक है जी। तो वो जो कंपनी होगी वो किसी एक ना एक वकील को लाजमी अपने पैनल पे रखेगी। अब एक टाइम पे एक वकील कितनी कंपनियां ले सकता है, वो कर सकता है, तो वो 3 से ज़्यादा उसकी लीगल एडवाइज नहीं कर सकता। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ में ये है कि बैंक्स, ठीक है, इतने टॉप ऑफ द सोसाइटीज़, क्रीम ऑफ द सोसाइटी को जब कभी लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक भी वकील जो है ना वो उसको कर्जा नहीं देता। अब बैंक अथॉरिटीज़ अगर ये इस तरह का होगा तो बैंक अथॉरिटीज़ को बाकायदा तौर पे ये कंप्लेंट होगी कि ये जो है ना वकील को लोन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर लेजिस्लेशन होगी। है होना तो ये चाहिए था, अगर वो ना करे तो उसके खिलाफ प्रॉपर कोई पीनल एक्शन होना चाहिए था, तब ये जाके सिलसिला क्लियर हो जाएगा होता। तो ये पीनल एक्शन तो नहीं है, लेकिन कम से कम चलो जो भी है। लेकिन उसके बाद अब आ जाते हैं जी इसमें ऑफेंसेस में, तो ऑफेंसेस में SP रैंक का बंदा वकील के खिलाफ पर्चा कि जिसमें हो तो गिरफ्तार नहीं होगा, और वो कमेटी बाकायदा उसमें वो करेगी, वो इंक्वायरी करेगी और उसके बाद वकील के खिलाफ पर्चा या अरेस्ट हो। ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकेगा वकील को कोई भी पुलिस ऑफिसर, ऐसे घर में वकील के घरों में रेड होते हैं या जो भी होता है वो नहीं होगा, वो होगा तो उसके ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और वकील के साथ कोई डेफेमेशन कोई करता है, कोई ऐसी बदगुलामी करता है या वकील के साथ इशू बनाता है
तो वो उसके खिलाफ वकील पर्चा देगा, और वकील अगर पर्चा देगा, वकील का पर्चा अगर नहीं देगा कंसर्न पुलिस ऑफिसर यानी SHO वगैरह, तो वो उस ऑफिसर के खिलाफ FIR होगी, ठीक है, उसकी नेगलिजेंस की, 56 की या जो भी है। इसके अलावा आ जाता है जी, मैंने आपको हेल्थ में सारी बात होगी जी प्रिविलेज की, तो हेल्थ में ग्रेड 18 के बराबर है। तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की मैंने बात कर दी। शोहदा पैकेज है, शोहदा पैकेज जो है ना वो ग्रेड 18 के साथ। अब शोहदा पैकेज में ये है कि वकील को इसमें ये होना चाहिए था, वेलफेयर ऑफ लॉयर्स ये एक्ट है ना, तो वकील की जब 60 ईयर्स एज हो जाती है जो है ना, जब एक वकील सीनियर हो जाता है उसको उसकी रिटायरमेंट एज भी होनी चाहिए, कोई 75 65 और 70, तो वो जो है ना उसकी पेंशन वगैरह का भी हो सिलसिला। तो सारी ज़िंदगी तो नहीं है कि हेक्टिक एफर्ट्स में वकील ने गुजारना, वो उसने आखिर रेस्ट भी उसके लिए भी होनी चाहिए। जैसे स्टार्ट में उसकी अप्रेंटिसशिप देनी चाहिए, इसे वकील के साथ रिटायरमेंट एज पेंशन का भी सिलसिला होना चाहिए। तो ये भी इसमें लकूना में शामिल है। अब जो है ना ये लोनिंग फैसिलिटीज़ भी होगी, सारा कुछ हो गया। अब मैं आखिर में जो है ना अपने सामीन से, बल्कि मैं अदब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा अपने फेडरल मिनिस्टर से, फेडरल लॉ मिनिस्टर से, काइंडली एक वकला हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाए बड़े शहरों में, या फिर ये नहीं कि इस तरह की कोई होनी चाहिए, या तहसील लेवल पे कोई कॉलोनीज़ वगैरह हो, जिससे वकला को हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी बड़ी अच्छी मैसर आए, ठीक है जी। और थर्डली के वकील अगर फ़ॉरेन कोई जाए फर्स्ट करो यूरोप में उसके विज़िट के लिए या जो भी है, तो वकील के लिए एम्बेसीज़ में ये होना चाहिए कि वीज़ा पॉलिसीज़ में नरमी होनी चाहिए कि वकील लॉयर पूरे थ्रू आउट दी कंट्रीज़ वो विदाउट एनी हेजिटेशन है, और जितने भी अदर वीज़ा क्राइटेरियाज हैं उनको वकील से जो है ना वकील को सिर्फ यानी कि अब होना चाहिए कि वो वकील उन क्राइटेरिया में ना आए, बल्कि वीज़ा उसका लगे और वो जाके दुनिया की सैर करे जब भी उसका दिल करे, ठीक है जी। तो इन मारूज़ात के साथ हैं तो बहुत सारे हैं, तो मैं अब एक एक चीज़ को डिटेल्स के साथ करूँ तो घंटों की भी ये वीडियो होगी। तो ये मैं अपनी गुजारिशात के साथ फिर एक बार शुक्रिया फेडरल लॉ मिनिस्टर साहब का, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, उसके ग्रुप्स का, जो मलिक मंसूर उस्मान अवान साहब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जो कि मेरे जस्ट लाइक बड़े भाई, मेरे उस्ताद, मेरे गाइड वो हैं। मैं मलिक मंसूर साहब का, मलिक हैदर उस्मान साहब का, ये सारे लोग जो है ना, जितने अपना राना सनाउल्लाह साहब अपना ये जितने भी हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिसने में नहीं ये पार्टिसिपेट किया है इस लेजिस्लेशन में, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी लॉयर कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा अहदे अता फरमाए, ताकि आप वकील की वेलफेयर के लिए मज़ीद इक़दाम उठाते रहें। इन मारूज़ात के साथ बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सामीन से इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।